हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेईई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका सेकंड यूनिट, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके कनेक्शंस की। कनेक्शंस के अब तक हमने टोटली 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन सभी पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन सभी पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस की, यानी कि जितने भी आपके बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उसको मैं पार्ट 5 के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। अगर आपने मेरा पहला पार्ट कवर किया होगा तो कहीं ना कहीं वो हेल्प किया होगा सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आपकी हेल्प होगी पार्ट 3 के अंदर भी, और पार्ट 3 आपका कहीं ना कहीं पार्ट 4 में, और पार्ट 4 आपका कहीं ना कहीं पार्ट 5 में कवर किया होगा। यहाँ पे आपके क्वेश्चन जितने टाइम्स आपके रिपीट हुए हैं हमने उन क्वेश्चंस को उतनी बार कवर करने की कोशिश की है ताकि आपका कंसेप्ट वीक ना रह जाए। क्लियर है? तो देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट लैप जॉइंट इज इक्वल टू, कि जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होता है वो किसके इक्वल होता है। तो जब भी हम बात करते हैं वो किसके इक्वल होता है, शेयरिंग स्ट्रेंथ के इक्वल या बेयरिंग स्ट्रेंथ के इक्वल या टेयरिंग स्ट्रेंथ के ऊपर। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ दी लैप जॉइंट होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम द स्ट्रेंथ ऑफ ए riveted lap joint वो किस पे बेस्ड होता है जरा देखिएगा। वो आपके पास मिनिमम होता है, किस किस का मिनिमम होता है सर? वो मिनिमम होता है आपका सर वो शेयरिंग का हो सकता है, पीएस सर आपका बेयरिंग का हो सकता है, और आपके पास सर टेयरिंग का हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा आपके पास शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की, फर्स्ट आएगा आपके पास इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होएगा वो क्या होगा सर? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जो रहेगा आपके पास, पहले मैं आपके पास सिंगल शेयर सिंगल रिवेट की बात कर रहा हूँ। किसकी सर? सिंगल शेयर सिंगल रिवेट की। तो उसको जो इंडिकेट किया जाएगा वो आपके सर पीएस से इंडिकेट किया जाएगा। तो जो पीएस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर हो जाएगा सर π/4 d स्क्वायर इंटू टाउ वीएफ हो जाएगा। ये किसकी बात की सर हमने? इन केस ऑफ सिंगल शेयर सिंगल रिवेट के केस में जो आपका शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट होगा। बट जब हम बेयरिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इन केस ऑफ बेयरिंग स्ट्रेंथ, सेकेंड आ गया आपके पास इन केस ऑफ बेयरिंग स्ट्रेंथ। तो जो बेयरिंग स्ट्रेंथ को जो इंडिकेट किया जाएगा वो किससे इंडिकेट किया जाएगा सर? आपका पी बी से इंडिकेट किया जाएगा। अब जो मेरे पास यहाँ पे जो पी बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? जो भी आपके पास देखिएगा, मुझे बेयरिंग निकालना है, जो भी आपके पास यहाँ पर डाया ऑफ रिवेट होल होगा इनटू आपकी थिकनेस इनटू आपके पास सिग्मा ए टी। ठीक है, सिग्मा ए टी की जगह आप सिग्मा बी आर भी लिख सकते हैं। बेयरिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो बेयरिंग स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका केस थर्ड, और केस थर्ड में आपके पास क्या आता है? टेयरिंग स्ट्रेंथ। इन केस ऑफ टेयरिंग, तो हम नेक्स्ट करते हैं इन केस ऑफ टेयरिंग स्ट्रेंथ। टेयरिंग बोले तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है आपके पास सर? ये आपका प्लेट में आता है। अब जो मेरे पास प्लेट जो अफेक्टेड होती है वो किससे होती है सर? उसके रिवेट होल से अफेक्टेड होती है। तो उस कंडीशन में मेरा जो पीबी आएगा आपके पास, सॉरी पीटी जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास? बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। क्लियर है? कुछ इस तरह से आएगा। यस सर, इसी तरह से आएगा। तो ये हमने क्या यहाँ पे कैलकुलेट किया? टेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, और आपकी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट कैलकुलेट की। अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों के ही रिस्पेक्ट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? आपका स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं लीस्ट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी हो गया है और आपका आंसर भी आ गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है ओनली शेयर स्ट्रेंथ होगा, ऑप्शन बी होगा ओनली बेयरिंग होगा, या ऑप्शन सी होगा ओनली टेयरिंग होगा। डी बोल रहा है सर लीस्ट होगा ऑफ ए बी सी। तो यही तो कहा हमने, मिनिमम का मतलब लीस्ट होगा आपका सर शेयरिंग का भी, बेयरिंग का भी, और हमारे पास टेयरिंग का भी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो ये कोड है आपके पास, ये कोड की स्टडी आप नहीं करते हैं,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 से 2% क्वेश्चंस आपके हर किसी एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, जो थोड़ा सा आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। कंट्रोल मींस कि इस तरह के क्वेश्चन आपने कहीं देखे नहीं होंगे। अब जब देखे नहीं होंगे भाई, कोड ही अब देखिएगा कब का कोड कह रहा हो, IS 800 1971 की बात कर रहा है। हालांकि आप इस कोड की स्टडी करते हैं जब आप हायर स्टडी करते हो, और जब बीटेक में आप एज ए यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टडी करते हैं तो वहां पे भी इस कोड की स्टडी थोड़ी की जाती है। ये क्या बोल रहा है कि रिकमेंडेड दैट इन ए स्प्लाइसेस प्लेट दैट नंबर ऑफ रिविट्स कैरिंग ए कैलकुलेटेड शेयर स्ट्रेस, कि एक आपके पास स्प्लाइसेस प्लेट है जो क्या कर रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ रिविट के शेयर स्ट्रेस को क्या कर रही है, कैरी कर रही है थ्रू द पैकिंग इज ग्रेटर देन 6 mm, जहां पर जो आपके पास थिकनेस ऑफ प्लेट की जो थिकनेस है वो पैकिंग के केस में क्या है सर, ग्रेटर देन 6 mm है, इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2.5% ऑफ एवरेज, जिसको क्या किया इंक्रीज, कितना इंक्रीज किया जाता है 2.5%। 2.5% कब इंक्रीज किया जाता है, जब सर आपकी थिकनेस ऑफ प्लेट क्या हो 2 mm हो, ठीक है, हर ईच एवरी 2 mm पर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सर आपके पास, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट कोडल फ्यूजन है, आप यहाँ से इसको लर्न भी कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि व्हेन प्लेट आर एक्सपोज टू वेदर टेकिंग रिविट्स आर प्रोवाइडेड एट ए पिच लाइन इज नॉट एक्सीडिंग। देखिएगा आज क्या बोल रहा है कि आज आपके पास टेक रिविटिंग का केस दे दिया गया है, और साथ में क्या बोल रहा है कि जो आपके पास टेक रिविटिंग है वो आपके पास कैसा है सर, एक्सपोज टू वेदर है। एक्सपोज टू वेदर का मतलब क्या है कि सर वो आपके इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में है। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग और मिनिमम स्पेसिंग की बात करते हैं। सबसे पहले मैं मिनिमम स्पेसिंग की बात करता हूँ। मिनिमम स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग को मैं और क्या लिख सकता है हम सर, इसको हम लिख सकते हैं मिनिमम पिच भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं मिनिमम का क्राइटेरिया देखता हूं तो मिनिमम का क्राइटेरिया क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है आपके पास पी मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 2.5 टाइम्स दी नॉमिनल डायामीटर ऑफ, ये रिविट का भी हो सकता है और आपका बोल्ट का भी हो सकता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम मैक्सिमम स्पेसिंग या पिच बोल दो, तो नेक्स्ट आएगा आपके पास सर मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रिविट। बट आज क्या है आपका पास, आज मैं टैकिंग रिविट कर देता हूं, टैकिंग रिविट, ठीक है। तो देखिएगा वैसे तो हम इसको क्वेश्चंस को बहुत बारी कंप्लीट कर चुके हैं, बट आज देखना है टेकिंग रिविट। टेकिंग रिविट का यूज आप क्यों करते हैं कि जो भी आपने एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया था बैक टू बैक, वो इक्वली क्या करे सर, जो भी आपका लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सर इक्वली कैरी कर पाए, तभी आप वहां पर टेक रिविटिंग का यूज करते थे। और सेकंड था कि अगर आपके कंप्रेशन साइड में कोई लोकल बकलिंग आ रही हो तो उसको मिनिमाइज करने के लिए भी हम किसका यूज करते थे सर, अपने टेक रिविट का यूज करते थे। अब यहाँ पे जो टेक रिविटिंग का जो मैक्सिमम स्पेसिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो आपके एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन और आपके किसमें प्लेट सेक्शन में अलग होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इन केस ऑफ प्लेट, इन केस ऑफ प्लेट की बात कर लेते हैं। प्लेट में हम पहला केस आएगा आपके पास कि जब आपके पास क्या हो सर, एक्सपोज टू वेदर हो, ठीक है, कि जो टेक रिविटिंग आर एक्सपोज टू वेदर। तो यहाँ पे लिख देखते हैं हम कि टेकिंग रिविट्स आर एक्सपोज टू वेदर, कैसा हो सर, एक्सपोज टू वेदर हो। और दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है कि नॉट एक्सपोज टू वेदर, बी हो गया आपके पास कि जो सर टेकिंग रिविटिंग होगा, टेकिंग रिविट्स आर नॉट एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर। क्लियर है, तो उस कंडीशन में दिखेगा कि जो मेरा पी मैक्स होगा सर वो क्या होगा, शुड नॉट, या बोल सकते हैं आप मिनिमम होगा सर। मिनिमम किसका होगा सर, आपके पास 16T और हमारे पास 200 mm होगा, ठीक है। ये कब है, जब एक्सपोज टू वेदर है। बट जब एक्सपोज टू वेदर नहीं है तो जो यहाँ पर पी मिनिमम होगा वो आपके पास मिनिमम होगा सर किसका, आपका सर, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, मैक्सिमम, क्योंकि हम मैक्सिमम क्राइटेरिया देख रहे हैं। तो सर आपके पास मैक्सिमम होगा
वो भी सर हमारे पास मैक्सिमम होगा किसका सर, आपके पास यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 32T, 32T और 300 mm। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको दोबारा से लिख देते हैं भाई। ये सर आपके पास मैक्सिमम होगा, किस किस का होगा सर आपके पास, ये होगा 32T और आपके पास 300 mm। ठीक है, क्लियर है। अब सर T क्या है हमारे पास, T है सर थिकनेस ऑफ दी थिनर मेंबर। तो अगर मैं बात करता हूँ सर T की, तो T क्या है सर, T है हमारे पास थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है। तो आज क्या बोला है, एक्सपोज टू वेदर है, तो एक्सपोज टू वेदर के लिए 16T और 200 mm। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपका पहला सर 8T हो नहीं सकता था, 24T नहीं हो सकता था, 16T होगा। जब सर एक्सपोज टू वेदर होगा मतलब यस, और जब एक्सपोज टू वेदर नहीं होगा तो उसको मैं नो लिखता हूँ, तो होगा आपका 32T होगा। तो आज पूछा है एक्सपोज टू वेदर, तो एक्सपोज टू वेदर के लिए आपका क्लास क्या होगा सर, 16T होगा। क्लियर है, इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर क्या किए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस आता है इन केस ऑफ अब हम बात कर लेते हैं आपके एंगल सेक्शन की, एंगल सेक्शन की बात कर लेते हैं, आपके चैनल सेक्शंस की बात कर लेते हैं, और आपके सर टी सेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस में मेरा पी मैक्स कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशंस में पी मैक्स जो मेरा होना चाहिए आपके पास कितना होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था सर। कंप्रेशन के केस में कितना होना चाहिए, 600 mm, और टेंशन के केस में आपके पास कितना होना चाहिए सर, 1000 mm। तो कंप्रेशन के केस में आपके पास कितना होना चाहिए सर, ये होना चाहिए आपके पास 600 mm। और अगर मेरे पास बात करता हूँ पी मैक्स इन केस ऑफ टेंशन के केस में, तो टेंशन के केस में आपके पास कितना था सर, ये आपके पास 1000 mm। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। बट अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ बोल्ट के, कि इन केस ऑफ बोल्ट, तो ये भी लिख देते हैं इन केस ऑफ बोल्ट हो, या फिर रिविट भी हो सकता है, रिविट भी हो सकता है, बट कैसा हो सर, वो विदाउट टैक रिविटिंग हो, बट कैसा हो सर, विदाउट टैक रिविटिंग हो। तो उस केस में देखिएगा, ठीक है, तो उस केस में भी आपको ये चीजें याद रखनी है। कंप्रेशन के केस में कितना होगा सर, और टेंशन के केस में कितना होगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन में, तो ये कंप्रेशन में होगा आपके पास पी मैक्स जो होगा हमारे पास वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा सर आपके पास, पी मैक्स मैक्सिमम होगा सर, कितना होगा सर आपके पास, ये 16T और हमारे पास 200 mm होगा। बट जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ टेंशन की, इन केस ऑफ टेंशंस की बात कर लेते हैं, तो टेंशंस के केस में क्या होता है देखिएगा, टेंशन के केस में जो मेरा पी मैक्स रहता है वो आपके पास रहता है इज मैक्सिमम होना चाहिए आपके पास 12T और हमारे पास दैट इज 200 mm होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने सारी क्राइटेरिया आपको बता दिया है, विद टेक रिविटिंग का केस भी बता दिया है और विदाउट टेक रिविटिंग का केस भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है डियर, क्योंकि लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट में आपका कोई भी कंसेप्ट वीक नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए ट्रस गर्डर ऑफ ए ब्रिज ए डायगोनली कंसिस्ट ऑफ माइल्ड स्टील फ्लैट। देखिएगा ये पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बोला है, डायगोनली कंसिस्ट ऑफ माइल्ड स्टील फ्लैट 400 ISF एंड कैरीज ए पुल 800 किलो न्यूटन। कैरीज ए पुल दे दिया आपके पास कितना, आज 800 किलो न्यूटन दे दिया। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके थे, बट वहां पे किसका था आंसर, वो दिया हुआ था आपको 80 टन दिया हुआ था। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके पास अगर देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वेश्चंस, जो हमने ओल्ड क्वेश्चंस किया था वहां पे जो पुल दिया हुआ था वो आपके पास 80 टन दिया था। तो मैंने बताया था कि जो 1 टन होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, 1 टन 10 किलो न्यूटन के इक्वल होता है। और आपके पास 1 टन में कितने केजी होते हैं सर, आपके पास 1000 केजी होते हैं। क्लियर है, बट आज उसने ऑलरेडी जो पुल दे दिया है वो किस में दे दिया है सर, उसने किलो न्यूटन में दे दिया है। क्लियर है,
आगे क्या बोल रहा है उसने, इफ द ग्रॉस डायमीटर मतलब रिवेट होल दिया है आपके पास कितना सर, वो दिया है 26 mm दिया है, क्लियर है। देन दी नंबर ऑफ रिवेट इज रिक्वायर्ड इन द स्प्लाइसेस, तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ रिवेट आपके पास रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल दीजिएगा, आप अपनी शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। बट शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ क्या चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टाउ बी एफ कितना रख देता हूँ, 100 मेगापास्कल होता है आपके पास, एक्सियल के केस में 100 होता है, और आपके पास सर शेयर में भी 100 होता है, और बेरिंग में सर इसका 3 गुना होता है, क्लियर है। तो आप शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यस सर। तो अगर मैं यहाँ से शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप कर सकते हैं सर। सपोज करो आपके पास सिंगल रिवेट है और सिंगल शेयर है, तो ये हो जाएगा π/4 d स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ हो जाएगा। तो यहाँ से π/4 d कितना है आपके पास सर, 26 का स्क्वायर, कुछ इसी तरह से है π/4 इंटू 26 का स्क्वायर इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 53 समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। हालांकि करना इसको विदाउट कैलसी है, बट अब इसको मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पे 0.7854 मल्टीप्लाई बाय 26 इंटू 26 इंटू 100, तो आपके पास किस में आ रहा है सर, ये न्यूटन में आया होगा। न्यूटन में कितना आ रहा है, 5309 मैं पूरा लिख रहा हूँ, 093 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे किस में चाहिए सर, ये मुझे चाहिए किलो न्यूटन में, तो डिवाइडेड बाय 1000 कीजिएगा। तो डिवाइडेड बाय मैंने जब 1000 किया तो यहाँ पे कितना आया सर, 53 पॉइंट, यहाँ पे आया 53.09 किलो न्यूटन आ गया है, क्लियर है। अब देखिएगा आपको निकालना है नंबर ऑफ रिवेट। अब जो मैंने आपको यहाँ पर जो लाइंस हाईलाइट करवाई है, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा। क्या है कि वो डायगनली कंसिस्ट है माइल्ड स्टील फ्लैट के साथ, यानी कि कैसा है, डायगनली मतलब डबल कवर है। वहां पर जब डबल कवर है तो इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे सर, 2 होंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको लिखेंगे कि डायगनली स्प्लाइसिस प्लेट कवर बाय, इंपॉर्टेंट नोट है कि डायगनली स्प्लाइस प्लेट इज कवर्ड बाय, ठीक है। तो देखिएगा किस तरह से होगा। मान लेते हैं आपके पास ये प्लेट होगा, जो आपके प्लेट एंड टू एंड कनेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसमें कौन सा ज्वाइंट किया जाता है सर, बट ज्वाइंट किया जाता है। यहाँ पे क्या है आपके पास कि डायगनली आपके पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ माइल्ड स्टील फ्लेट है। तो डायगनली कंसिस्ट करवाओ आप, तो डायगनली आपके पास सर ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। यहाँ पे ये डायगनली हो गया, यहाँ पे आपके पास डायगनली हो गया, ठीक है। अब आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे, आप रिवेट से, तो यहाँ पर मेरे पास ये रिवेट भी हो गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट भी कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इस तरह है सर, डायगनली स्प्लाइसिस प्लेट इज कवर्ड बाय, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे सर, आपके पास सर 2 शेयर प्लेन बनेंगे। एक तो सर आपके पास यहाँ पे आएगा और दूसरा सर नीचे आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एंड डैश आ गया वो आपके पास क्या आ गया सर, 2 आ गया है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने आ गए सर, आपके पास 2 आ गए। तो इस कंडीशंस में अगर मैं टोटल शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो टोटल शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी आपके पास इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू पी एस। अब पी एस आपने निकाला है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, जिसको आपने पी एस बोला, तो यस सर हम कर सकते हैं 2 इंटू 53.09। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 106.186 किलो न्यूटन आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल शेयर स्ट्रेंथ भी आ गया है और आपके पास यहाँ पर पी भी उन्होंने दिया गया है। टोटल पुल बोलो या टोटल फोर्स बोलो, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना है। तो टोटल पुल या टोटल फोर्स क्या है हमारे पास, पी डिवाइडेड बाय यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ है। वैसे तो रिवेट वैल्यू होता है, तो रिवेट वैल्यू क्या होता है आपके पास, लीस्ट होता है शेयर, बेरिंग और टेयरिंग का, क्लियर है। या आप शेयर और बेरिंग भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। शेयर बेरिंग हम कैसे निकाले, क्योंकि उसने प्लेट की थिकनेस को ही आइडेंटिफाइड नहीं किया था। जब आइडेंटिफाई नहीं किया तो इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज पी एस डैश,
इसको मैं पी एस डैश बोल देता हूँ। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे पी कितना है सर मेरे पास, ये 800 किलो न्यूटन आ गया यहाँ पर, और ये कितना दे दिया सर आपके पास 106.186 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन से ये कैंसर, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 7.52 समथिंग आ रहा है। तो ये जो अप्रॉक्स आएगा मेरे पास, किसके अप्रॉक्स आएगा सर, 8 के अप्रॉक्स आएगा। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ रिविट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे कितने होंगे सर, 8 रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चंस है, पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, सही है। देखिएगा पहला बोल रहा है कि when the gauge distance is larger than the pitch, the failure of the section may occurs in zigzag। बिल्कुल सही। क्या बोल रहा है कि अगर गेज डिस्टेंस क्या हो, लार्जर हो पिच डिस्टेंस से, तो उस कंडीशन में जो फेलियर सेक्शन अकर होगा वो किस लाइन में होगा सर, जिगजैग। तो देखिएगा केस फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट 1 S1 लिख रहा हूँ। तो S1 में क्या है कि जब हमारे पास क्या हो सर, गेज डिस्टेंस G इज मोर देन P हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, देखिएगा ये मेरे पास एक मान लेते हैं एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका पैरेलल टू दी फोर्स ऑफ डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है। यस सर। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ रिविट्स है मेरे पास, एक हो गया आपके पास रिविट होल, दूसरा हो गया रिविट होल, तीसरा हो गया रिविट होल। यहाँ पे इसको इस तरह से बना दो, एक हो गया है, दो हो गया है और यहाँ पर 3 हो गया है। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो गया। क्लियर है? कुछ इस तरह से। अब रिविट का आप क्या कीजिएगा, लाइन ऑफ एक्शन दिखा दीजिएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ होगा सर, और इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ पे होगा, और इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे, हम पिच और गेज की बात करेंगे हम, ठीक है। तो सपोज करो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमने कुछ आगे तक ले जाएंगे, ये वाला हो गया है, और आपके पास कुछ ये वाला डिस्टेंस हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पिच की, पिच क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द फोर्सेस, ठीक है, कि उसको जो मेजर किया जाएगा वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेजर किया जाएगा। तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर मेजर किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, तो उसको हम पिच बोलेंगे। और अगर हम बात करते हैं गेज की, तो गेज भी क्या होता है, दो रिविट होल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। बट इन द किस डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, तो ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपको खुद भी आज दिखाई दे रहा होगा कि सर जो गेज डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, मोर देन है P, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ये सेक्शन 1 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे ये सेक्शन 2 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका किस तरह का फेलियर अकर होगा, तो यहाँ पे जो फेलियर अकर होगा सर वो आपके पास जिग जैग पाथ में फेल होगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट आएगा कुछ, फिर आपके पास कुछ इस तरह से जाएगा और फिर स्ट्रेट आएगा। तो दिस पाथ के कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है वो सर आपका जिग जैग फेलियर। तो यहाँ पे जो फेलियर आएगा वो आपके पास कैसा आएगा सर, जिग जैग आएगा। अब जिग जैग आएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको ए नेट कैलकुलेट करना आता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है सर हमारे पास यहाँ पर सर, ये ट्रू है, यानी कि जो फेलियर जो अकर होगा, यानी कि जो फेलियर्स जो आपका अकर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा आपका सर, वो आपका जिग जैग ही होगा, ठीक है। केस 1 हो गया है। अब हम स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि व्हेन द गेज डिस्टेंस इज स्मॉलर देन पिच, जो आपका गेज डिस्टेंस है, स्टेटमेंट 2 बोलता है कि जब हमारा गेज डिस्टेंस इज लेस देन पिच होगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसको भी हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको डायग्राम के थ्रू समझ आ जाए। यहाँ पे आपके पास कुछ 1 हो गया है, ये आपके पास 2 हो गए हैं और ये आपके पास ये 3 हो गए। कुछ इस तरह से हमने कुछ अरेंज किया है इसको, ठीक है। तो इनका लाइन ऑफ एक्शंस ले लीजिएगा। इसका लाइन ऑफ एक्शंस कुछ इस तरह से होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से होगा, इसका यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ठीक है।
कुछ यहाँ पर दिखा लेते हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका आपके पास कुछ ये हो जाएगा, और इसका ये हमारे पास कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या उसने कि अगर स्मॉलर होगा तो वहां पर जो फेलियर ऑफ द सेक्शन अगर होगा वो कैसा होगा, आपके पास स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल होगा। तो फेलियर ऑफ द सेक्शन इसमें कैसा होगा सर आपका, वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कैसे होगा देखिएगा, पहले तो आपका ये भी हो सकता है, तो 1 1 हो सकता है, बिल्कुल इस तरह से हो सकता है, और एक कैसे जा सकता है, जैसे ये 2 है तो यहाँ से सीधा स्ट्रेट आएगा, और स्ट्रेट होने के बाद फिर स्ट्रेट चला जाएगा, यानी कि आपके पास ये 1 1 है और ये हमारे पास 2 2 है। यहाँ पे क्या है सर आपके पास 2 2, तो जो यहाँ पे फेलियर सर्कल होगा आपके पास वो कैसा होगा सर, स्ट्रेट लाइन। फेलियर कैसा होगा सर आपका, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, केस याद रखना है आपने। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है सर मेरे पास, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, पहली स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड बोला है कि व्हेन द गेज डिस्टेंस एंड पिच आर बोथ इक्वली, जो फेलियर ऑफ सेक्शन होगा वो बिकम्स मोर लाइकली होगा एज द डायामीटर ऑफ होल इंक्रीज। बिल्कुल, कि जैसे जैसे आपका यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो डाया ऑफ होल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है उसका ए नेट क्या होगा सर आपका, डिक्रीज होगा। क्लियर है, तो स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं, S3 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो S3 में हम देख लेते हैं, यहाँ पर S3 में क्या बोल रहा है कि जब आपके पास पिच इज इक्वल टू गेज डिस्टेंस हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का, तो उस तरह में आपका कंडीशंस कैसे बनेगी सर, आपकी चेन पैटर्न बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा सर आपका चेन पैटर्न, तो ये हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन देखना चाहूँ तो मैं लाइन ऑफ एक्शन देख सकता हूँ, यस सर, इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये हो गया आपके पास, और यहाँ पे कुछ ये हो गया है, और आपके पास ये हो गया। बट आज क्या है हमारे पास कि जो पिच और गेज डिस्टेंस है, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पिच हो जाएगा सर, ये आपके पास गेज डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आज क्या है, जो पिच है इज इक्वल टू गेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि जैसे जैसे आपका रिविट का डाया, जैसे जैसे सर रिविट का डाया क्या करेंगे हम, रिविट का डाया इंक्रीज करेंगे, रिविट का डाया अगर इंक्रीज करेंगे तो आपको जो ए नेट मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा सर, डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन होगा फोर्सेस का वो कैसा होगा आपके पास, वो ऐसे ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि चेंज होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस है तीनों के केस में। क्लियर है, तो आपको ये कंडीशंस पहले से ही अगर याद हो तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। कब कि जब सर हमारे पास क्या हो, गेज डिस्टेंस इज लार्जर देन पिच डिस्टेंस हो, तो उस कंडीशन में जो फेलियर अकर होगा वो आपका जिग जैग पाथ में अकर होगा, और जिस कंडीशन में गेज डिस्टेंस सर आपका छोटा हो आपके पिच में, तो उस कंडीशन में जो फेलियर पाथ होगा सर हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर सर हमारा इक्वली होगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा हमारे पास सर, उस सेक्शन में आपका क्या रहेगा, वो मोस्ट लाइकली रहेगा एज कंपेयर जो उसका डाया रहेगा वो बढ़ेगा, और उसका जो एरिया ए नेट होगा वो क्या होगा सर, उसका डिक्रीज होगा। क्लियर है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके पास क्या है सर, यहाँ पर ट्रूली है। क्लियर, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट, हम लिख देंगे स्ट्रेंथ of the rivet joint, strength of the rivet joint to the strength of the solid plate। कुछ इसी तरह से देखा था आपने, यस सर, strength of the solid plate देखा था, strength of the solid plate into 100। ये कब देखा था हमने, ये देखा था जब सर हमारे पास क्या था, डायमंड रिवेटिंग था। अब जब डायमंड रिवेटिंग था तो उस केस में जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होता था वो आपका 1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वाला होता था, तो हमने उसको 1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला है। बट आज दिखिएगा ऑप्शन भी दिखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, बट यहाँ पे दिखेगा लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। आज वो लिस्ट के बात कर रहा हो, यानी कि वो पूरे आपके जॉइंट्स के ऊपर उसने डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट होती है वो बेस्ड होती है स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट। रिवेट जॉइंट जो होता है वो आपके पास क्या होता है सर,
मिनिमम होता है किसका सर, आपका शेयरिंग का मिनिमम होता है, बेयरिंग का होता है और सर हमारे पास टेयरिंग का होता है। अब मिनिमम के केस को मैं क्या बोल सकता हूँ सर, लीस्ट बोल सकता हूँ, यस सर। और मैं क्या बोल सकता हूँ सर, लीस्ट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एफिशिएंसी को, तो ये क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट बाय, क्या होगा आपके पास हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। क्लियर है? तो यहां से आपका क्या बन गया है, तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। आपका ए इसका क्या हो गया है सर, राइट आंसर हो गया। और जो आपके पास यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट होता है क्या होता है आपके पास, लीस्ट होता है शेयरिंग, बेयरिंग और टेयरिंग का। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए इज द राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फिलेट वेल्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपके पास फिलेट वेल्ड है। तो यहाँ भी क्या लिया गया है, मैंने कुछ वेरियस टाइप्स के फिलेट वेल्ड लिए गए हैं, जो कि आपको मैंने डायग्राम में बताने की कोशिश की है। अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड की, तो वो डिपेंड करते हैं उसकी पेनिट्रेशंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो पेनिट्रेशन हो सकता है उसकी शैलो डेप्थ पे भी हो सकता है और उसकी डीप डेप्थ पे भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं उसकी नॉर्मल पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड की, तो आपके पास वो सर मीटर भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे मीटर बोला है, सिंगल बेवल बोला है, सिंगल जे बोला है और स्क्वायर बोला है। तो इसमें से अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो आपके पास क्या हो गया सर, यहाँ पर ए हो गया यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, मीटरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीप पेनिट्रेशन में, तो डीप पेनिट्रेशन में भी यही तीनों आपके होते हैं, एक मीटरी हो गया, एक कनकेव हो गया और दूसरा आपके पास कन्वेक्स हो गया। आप उसको सिर्फ शेप के आधार पर भी देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बट वेल्ड की, ये तो फिलेट वेल्ड था, तो फिलेट वेल्ड को हमने क्लासिफाइड किया कैसे, एज ए नॉर्मल पेनिट्रेशन और एज ए आपके पास डीप पेनिट्रेशन। जो नॉर्मल पेनिट्रेशन में थे, जैसे आपका मीटरी हो गया, कनकेव हो गया, कन्वेक्स हो गया, उन्हीं को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं आपके एज ए डीप पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड में भी। बट जब हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ बट वेल्ड की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बट वेल्ड क्या होता है सर, कि जब दो मेंबर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है, जब एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, आपका बट वेल्ड बोल सकते हैं, बट ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। अब जो ये बट ज्वाइंट हो सकता है, यहाँ पे जब हम वेल्डिंग करते हैं वो आपके पास एज ए स्क्वायर वेल्डिंग भी हो सकती है, तो इसको नाम देंगे हम स्क्वायर बट वेल्ड। इसके यहाँ पे आपकी स्क्वायर ओपन वेल्डिंग भी हो सकती है, जिसको हम नाम दे सकते हैं स्क्वायर ओपन बट वेल्डिंग। और आपके पास कैसी हो सकती है सर, वो आपके पास बोथ साइड स्क्वायर भी हो सकती है, तो लिखा है मैंने वेल्डेड बोथ साइड बट वेल्ड। और आपके पास वो सिंगल वी भी हो सकती है और डबल वी भी हो सकती है, तो सिंगल वी भी हो सकती है, डबल वी भी हो सकती है, सिंगल बेवल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे उसने बोला है सिंगल बेवल, ये जो सिंगल बेवल है किसकी है सर, ये आपकी बट वेल्ड की टाइप्स है। ये किसकी है सर, हमारे पास ये बट वेल्ड की टाइप्स है, तो ये भी आपको ध्यान है, ये बट वेल्ड की है। अगर मैं बात करता हूँ सिंगल जे, ये भी किसकी है सर, हमारे पास बट वेल्ड की टाइप्स है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ स्क्वायर की, तो ये भी किसकी है सर हमारे पास, ये भी आपके पास बट वेल्ड की टाइप है। तो बचा कौन सा आपका, मीटरी बचा, तो ये किसकी है सर हमारे पास, ये फिलेट वेल्ड की टाइप है। ये किसकी है सर हमारे पास, फिलेट वेल्ड की टाइप है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट फॉर शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट एजेस। आज क्या है आपके पास, आज दिया उसने हैंड फ्लेम कट एज। तो आज क्या देखेंगे हम, यहाँ पर अपना मिनिमम एज डिस्टेंस की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे हम स्टूडेंट, मिनिमम एज डिस्टेंस। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये कवर करना है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन देखते हैं मिनिमम एज डिस्टेंस का। देखिएगा, इसके दो केसेस है। पहला रहेगा आपका फॉर हैंड फ्लेम कटिंग, फर्स्ट फॉर हैंड फ्लेम कटिंग,
और दूसरा रहेगा सर आपके पास फॉर मशीन कटिंग। अब देखिएगा सिंपल इसका मैं और नाम भी आपको कैसे याद रखना है कि जो मेरे पास ये क्या है आपका हैंड फ्लेम कटिंग है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके जो एज कट होंगे वो कैसे होंगे आपके रफ सरफेस के, तो हम लिख सकते हैं इसको रफ एजिस। क्या लिख सकते हैं, रफ एजिस भी लिख सकते हैं, रफ एजिस। ठीक है, अब जब आपका क्या होगा एज अगर मशीन कट होगा तो कैसे होंगे सर, स्मूथ होंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्मूथ एज। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो आप किससे काटोगे, आप अपने हैंड कट करेंगे तो ज्यादा रहेगा, और जो मशीन कट होगा उसका जो आपका एंड डिस्टेंस एज डिस्टेंस होगा वो आपके पास कम होगा। ये होगा सर 1.7 डी के आपके पास डाया ऑफ होल यानी कि क्रॉस डाया, और ये हो जाएगा 1.5 डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास मिनिमम एज डिस्टेंस। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मिनिमम पिच की, किसकी बात कर लेते हैं सर, मिनिमम पिच की, तो जो पी मिनिमम होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा सर आपके पास 2 टाइम्स दी नॉमिनल डायामीटर, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट भी हो सकता है और बोल्ट होल भी सेम ही रहेगा आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 नॉमिनल डाया। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पर आज बोला है हैंड फ्लेम में आपने हमेशा ज्यादा देना है, तो कितना सर 1.7 टाइम्स द होल डायामीटर मतलब ग्रॉस डाया या रिविट डाया की बात कर रहा है, रिविट होल की बात कर रहा है, तो बी इसका क्या हो गया सर, राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा ये जो क्वेश्चंस है आपको बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चंस को नहीं किया होगा, शायद ही उनको लगा होगा कि सर इसको हमने डीएसएस में पढ़ा नहीं है। हाँ ये बात भी सही है, बहुत सारी फैकल्टीज इस तरह का नहीं पढ़ाते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है क्वेश्चंस बोल रहा है कि फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, कि जब आप वेल्डेड जॉइंट की इंस्पेक्शंस करते हैं तो आपके पास कौन सा मेथड विच आयरन फिलिंग आर स्प्रेड आउट, कि इसमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं आयरन फिलिंग को स्प्रेड आउट करते हैं ओवर दी वेल्ड एंड इट इज देन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक मेथड, रेडियोग्राफी मेथड, या मैग्नेटिक पार्टिकल्स मेथड, या डाई पेनिट्रेशन मेथड। तो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चंस की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं सर, एमपीएम मेथड भी बोलते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम बाई अप्लाइड द प्रेशर के थ्रू क्या करते हैं, अपने आयरन की फिलिंग करते हैं, कहां पर, जहां पे आपको वेल्डिंग करना होता है। क्लियर है, आयरन की फिलिंग के साथ साथ वहां पे बाद में क्या किया जाता है, आपके इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया जाता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके पास मैग्नेटिक पार्टिकल्स मेथड होता है, इसमें जो आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए वो आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, और जो भी आपका डिफेक्ट्स होने चाहिए वो आपके नियर दी सरफेस होने चाहिए। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टेस्ट की, तो टेस्ट मेनली आपके पास 2 तरह के होते हैं। वेल्डिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं, वेल्डिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। जिस तरह से हमने किसकी टेस्ट की थी सर, आपने कंक्रीट के टेस्ट अंकित सर ने बताए होंगे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी 2 तरह के टेस्ट होते हैं। ये 2 तरह के टेस्ट कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और दूसरे होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एक होते हैं सर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं सर हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये 2 टेस्ट होते हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, वो आपके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ये क्या है आपका, मैक्सिमम इसका ही यूज करते हैं। बट जब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जैसे आपका टेंसाइल टेस्ट हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया जैसे टेंसाइल टेस्ट हो गया है। दूसरा हम बात कर लेते हैं आपके बैंड टेस्ट की, दूसरा कौन सा आ गया सर आपका, बैंड टेस्ट हो गया है। और तीसरा कौन सा हो गया स्टूडेंट आपका, तीसरा हो गया हमारे पास हार्डनेस टेस्ट हो गया, तीसरा हो गया है हार्डनेस टेस्ट हो गया है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ था नहीं, सारे के सारे जो टेस्ट दिए वो आपके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ही दिए यहाँ पे, और जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है उन्हीं का ज्यादातर यूज किया जाता है, जिसमें से एक आपका अल्ट्रासोनिक मेथड है। कौन सा है, अल्ट्रासोनिक मेथड हो गया, अल्ट्रासोनिक मेथड।
दूसरा होता है रेडियोग्राफी मेथड, दूसरा रेडियोग्राफी मेथड हो गया, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया आपके पास, जो आपको बताया सर, मैग्नेटिक पार्टिकल्स मेथड, मैग्नेटिक पार्टिकल्स मेथड हो गया है। और लास्ट में आ गया आपका डाई पेनिट्रेशन मेथड, डाई पेनिट्रेशन मेथड, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए हैं, वेरियस मेथड हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब क्या रखना है, याद रखना है, ज़्यादा बेटर है। बट हमेशा याद रखना है कि अगर हमें क्या करना है सर, मैग्नेटिक पार्टिकल्स मेथड का यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होने चाहिए, सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होने चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर मेरे पास, सी इज द राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इन डबल रिविट डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल रिविट है, डबल कवर बट ज्वाइंट है, यानी कि एन भी आपके पास कितना है, 2 रिविट है, और नंबर ऑफ कवर बट ज्वाइंट भी कितने हैं सर आपके, 2 है, तो एन डैश भी कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शेयर प्लेन भी कितने हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक मैंने आपको पहले बताया ही है, एक आप यहाँ देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए डबल रिविट डबल कवर बट ज्वाइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग, पर पिच लेंथ दिया गया शेयरिंग में, द रिविट इज PD एंड स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट सिंगल शेयर PS आर रिलेटेड एज। तो देखिएगा यहाँ पे किसकी बात की है उसने, सबसे पहले बात की है स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट पर पिच बात की गई है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट पर पिच जो दिया है हमारे पास, वो क्या दिया है आपके पास सर, वो किसके इक्वल दिया है आपके पास, PS के दिया है। अब ऐसा तो नहीं होगा भाई कि जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट पर पिच होगा वो क्या होगा सर, दोनों ही प्लेन्स के अंदर क्या होगा, इक्वली शेयर होगा। जब इक्वली शेयर होगा तो हम लिख सकते हैं कि शेयर फोर्स कैरीड ईच प्लेन, तो शेयर फोर्स जो कैरी होगा ईच प्लेन में वो कितना होगा, इसका आधा, शेयर फोर्स कैरीड इन ईच प्लेन, वो क्या होगा आपके पास सर, दोनों तरफ आधा आधा जाएगा तो PS/2 हो जाएगा, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या बोला है आपके पास कि स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन सिंगल शेयर की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन सिंगल शेयर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा आपका सिंगल शेयर की हम बात कर रहे हैं, तो उसको मैं किससे इंडिकेट करूंगा आपके पास, ओके उसने बोला है स्ट्रेंथ ऑफ रिविट ज्वाइंट इन पर पिच PS नहीं, उसने PD बोला है, क्या बोला है भाई, PD बोला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे PD कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास PD हो जाएगा। तो शेयर फोर्स कैरिड इन ईच प्लेन क्या होगा आपके पास, PD/2 होगा। और उसी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन सिंगल शेयर क्या होगा सर आपके पास, PS हो जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल सर। तो उसी तरह से हम बात करेंगे किसकी, आपके पास डबल शेयर की बात भी कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन डबल शेयर, तो डबल शेयर में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PS हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इन सिंगल शेयर होगा वो किसके इक्वल होगा आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के होगा। तो ये आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सर हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इन सिंगल शेयर इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा आपके पास सर स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा सर स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की, तो आपका पर पिच कितना आ जाएगा हमारे पास, वो था सर PD, बट प्लान पे कितना था सर, वो आपके पास PD/2 था। और स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इन बोल्ट क्या था आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ PS था। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो PD क्या हो जाएगा आपके पास, 4 टाइम्स ऑफ PS हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। तो यही तो आपको निकालना था, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इन
ईच प्लेन्स, वो क्या हो जाएगा PD बाई 2 इज इक्वल टू 2PS। तो कितना आ जाएगा आपके पास, PD इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ PS आ जाएगा। जिस तरह से हमने निकाला था कि N इज इक्वल टू कितने टाइम्स था, 4 टाइम, तो उसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पे PD रहेगा वो कितने टाइम्स रहेगा सर, आपके पास 4S टाइम्स रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर शैल नॉट बी लेस देन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर यानी कि 2 रिवेट होल या 2 बोल्ट होल के बीच का डिस्टेंस पूछा गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम सर, ये आप सभी जानते हैं, तो सर उसको हम पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम पिच का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है सर, 2.5 टाइम्स दी नॉमिनल डायामीटर होती है, तो जिसको मैं लिख सकता हूं आपके पास 2.5, ठीक है। तो पाई क्या है, नॉमिनल डाया, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ लैप ज्वाइंट मिनिमम लैपिंग शुड बी लेस देन, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आपके मिनिमम ओवरलैप ऑफ फिलेट वेल्ड की बात की जा रही है, ठीक है। यस सर, तो देखिएगा मिनिमम overlap in fillet weld, तो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए सर, शुड नॉट बी लेस देन, क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन आपके पास 4 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर और 40 mm, ठीक है। जहां पे टी क्या है सर, आपके पास थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपके पास ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट हमारे पास ये है। आपने क्या किया है, इनको दोनों तरफ से वेल्डेड किया है, तो इनको दोनों तरफ से क्या कर दो, आप वेल्डिंग कर दो कुछ इस तरह से। यहां से भी वेल्ड कर दिया है और यहां से भी मैंने क्या कर दिया है सर, इसको वेल्ड कर दिया है। तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यहां से लेके और यहां तक के डिस्टेंस को हम इसको ओवरलैप बोलेंगे। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ओवरलैप। ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देखिएगा इस प्लेट की भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी T1 और इस प्लेट की भी कुछ ना कुछ क्या होगी, थिकनेस होगी, दैट इज T2। तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा और आपके पास 40 mm इसके लिए, तो यही तो बोला है कि इन द केस ऑफ लैप ज्वाइंट द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट और 40 mm विच एवर मोर, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है सर, मोर देन आएगा या लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, तो शुड नॉट बी लेस देन 4, तो आपका बी आएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है, 40 और 40 mm से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सिमिलर ही क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड शैल बी, आपको बताना है द मिनिमम लेंथ of intermittent fillet weld तो क्या होना चाहिए आपके पास, शुड नॉट बी लेस देन। अब देखिएगा वहां पे क्या था, 4T था, यहाँ पे आपका 4S हो जाएगा और ये आपका 40 mm हो जाएगा। 4S क्या है हमारे पास सर, साइज ऑफ दी वेल्ड है। S क्या है सर, साइज ऑफ दी वेल्ड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड होता है उसकी जो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए आपके पास, वो आपके पास शुड नॉट बी लेस देन 4S और 40 mm।
4s का मतलब क्या है, इसका मतलब 4 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड और आपके पास 40 mm, यानी कि इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को ही आपको अडॉप्ट करना है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड की मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम पिच किस केस में देख रहे हैं हम, आपका इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड के केस में, इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड, तो वो भी आपके पास क्या होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे P मैक्स जो होना चाहिए वो इज इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए सर 16T और आपके पास 200 mm। कब, जब आपका मेंबर कैसा हो सर, टेंशन मेंबर हो, ठीक है। सेम है जिस तरह से आपने रिविट और बोल्ट में देखा था। और आपके पास अगर मैं बात करता हूँ कंप्रेशन मेंबर की, तो मिनिमम होना चाहिए किस किस का सर, 12T और हमारे पास 200 mm इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर के केस में। क्लियर है। तो ये भी अगर पूछ लिया जाए इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड का नाम लेकर और मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए डियर। क्लियर है। तो यहाँ से तो आपका आंसर क्या मिल गया है, बी इसका राइट आंसर मिल गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 800-2007 व्हाट इज द मैक्सिमम पिच ऑफ बोल्ट। आपको मैक्सिमम पिच बताना है बोल्ट की। तो अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम पिच ऑफ बोल्ट, तो मिनिमम पिच ऑफ बोल्ट क्या होता है आपके पास सर, ये होता है P मिनिमम इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स दी नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट को पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं इसको 2.5 नॉमिनल डाया से करूँगा। क्लियर है। बट उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम पिच पूछा है। तो मैक्सिमम पिच फॉर बोल्ट, मैक्सिमम पिच फॉर बोल्ट में क्या होगा आपके पास, वो देखिएगा। तो P मैक्स जो मेरे पास होगा वो होगा सर मिनिमम आपके पास किस किस का, 16T और हमारे पास 200 mm। कब, जब जो मेंबर हो आपका पास कैसा हो सर, वो टेंशन मेंबर कैसा हो, टेंशन हो। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो P मिनिमम हो आपके पास किसका सर, 16T की जगह कितना हो जाएगा सर आपके पास, 12T और 200 mm। कब, जब मेंबर कैसा हो सर आपका, टेंशन हो। टेंशन की जगह क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम कंप्रेशन पूछा है, तो 12T और 200 mm विच एवर इज लेस। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, सी इसका राइट आंसर हो गया है। ये है हमारे पास किसमें सर, कंप्रेशन के केस में, और ये सब किसके केस में है, टेंशन के केस में। ये दोनों कौन से क्राइटेरिया है आपका सर, P मैक्स का है। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूं, तो मिनिमम क्या है, 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये आपके पास 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ द होल, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मिनिमम पिच ऑफ बोल्ट की, तो क्या होता है, 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट होता है। क्लियर है। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ M20 बोल्ट्स। कैलकुलेट करना आपको M20 बोल्ट्स। तो देखिएगा M का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मेट्रिक टन, और 20 का मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पर, 20 मतलब वो डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं डाया की बात करता हूँ, आपके पास कितना है सर, 20 mm है। क्लियर है। कनेक्टेड द फ्लैंज ऑफ एन ISC 200 कॉलम एंड बीम ISMB 400 विच इज कैरिंग ए रिएक्शंस। जहाँ पे रिएक्शन मतलब लोड, टोटल लोड जो दे दिया गया आपके पास, वो कितना दे दिया है आपके पास, दे दिया है 140 किलो न्यूटन। कितना दे दिया है, 140 किलो न्यूटन दे दिया है विद फैक्टर। क्लियर है। जहाँ पे टेक है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपके पास कितना दे दिया है सर, यहाँ पे दे दिया है 45.3 किलो न्यूटन दे दिया है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोल्ट कि 20 mm के वहां पर कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड हो गए। तो n क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल लोड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 45.3 किलो न्यूटन। यहाँ काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3.01, यानी कि आपके पास कितने बोल्ट आएंगे सर, 20 mm के 3 बोल्ट आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है 6 है, 2 है, 8 है, 4। तो देखिएगा 2 तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे अप्रोक्स हम कितना आंसर ले सकते हैं सर, 4 इसका आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। ये आपको क्लियर हो गया है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द मिनिमम स्पेसिंग फॉर M20 बोल्ट्स। आपको मिनिमम स्पेसिंग बतानी है M20 बोल्ट की। जहां पे अगर मैं बात करता हूं D की, तो डाया कितना दे दिया है बोल्ट का आपके पास 20 mm दे दिया है। क्लियर है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। मिनिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया बोल रहा हो, ठीक है। तो मिनिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो जो P मिनिमम हो जाएगा बोल्ट्स में वो हो जाएगा सर 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बोल्ट हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर आपके पास दैट इज 2.5 टाइम्स डाया ऑफ द बोल्ट कितना है सर 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास सर 50 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 50 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है, मिनिमम डाया ऑफ बोल्ट की बात की है, ठीक है। कम से कम स्पेसिंग जो होगी वो आपके पास कितनी होगी सर 50 mm होगी। तो आपके पास ए क्या हो गया सर यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की। आज का लास्ट क्वेश्चंस क्या है, एक डाई मेंबर है इन ए ट्रस गर्डर 250 mm into 40 mm साइज। इट इज वेल्डेड टू गसेट प्लेट 10 mm थिकनेस। थिकनेस दे दिया आपके पास 10 mm। फिलट द ओवरलैप मेंबर इज 300 mm। जो ओवरलैप लेंथ दे दी है आपके पास वो 300, ये इसको मान लेता हूं मैं L1। तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, जो वेल्ड किया गया है उसको कितने साइड से किया गया है सर 3 साइड से किया गया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ द वेल्ड निकाल सकता हूँ 2 टाइम्स L1 प्लस B। तो आपके पास 2 टाइम्स L1 कितना है सर आपके पास 300 है, प्लस B आपके पास 250 है। तो यहाँ से कितना आ गया सर आपके पास 850 mm आ गया है। लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना आ गया है 850 mm। वेल्ड साइज उसने दे दिया है, साइज ऑफ वेल्ड S दे दिया है 6 mm दे दिया है। तो क्या आप यहाँ से थ्रॉट थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, यस सर। तो थ्रॉट थिकनेस क्या हो जाएगी आपके पास K into S। सपोज कीजिएगा कि जो यहाँ पर आपके पास K होगा उसका जो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस होगा वो कितना होगा 60 से 90 के बीच में। जब 60 से 90 के बीच में होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी सर, ये आएगी 0.707 मल्टीप्लाई बाय एस साइज ऑफ वेल्ड 6। तो यहाँ से आ गया 4.242 mm। क्लियर है, इतना आ गया आपके पास, यस सर। तो यहाँ से आपके क्या लेंथ ऑफ द वेल्ड भी आ गया और आपके पास इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस भी आ गया। अलाउबल शियर स्ट्रेस भी आपके पास दे दिया है, जो कितना दे दिया है 108 मेगापास्कल दे दिया गया है। क्लियर है, ये दे दिया है। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, तो अब आप निकाल सकते हैं फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट जिसको मैं PS लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ द वेल्ड इनटू इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इनटू आपके पास सिग्मा 80। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द वेल्ड आपके पास 850 mm आ गया है। ठीक है, यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस कितना आ गया सर 4.242 mm आ गया है, इनटू आपके पास सिग्मा 80 कितना है सर 108 मेगापास्कल, 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी mm ये भी mm स्क्वायर हुआ, ये mm स्क्वायर से कैंसिल हुआ है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपके पास वो किस में आएगा सर, न्यूटन में। कितना आया सर आपके पास, ये आया होगा आपके पास 38556। कितना आया होगा 38556 आया होगा, कुछ यही आया होगा। तो ये आया होगा न्यूटन। इसको अप्रॉक्स मुझे किस में ले जाना है, किलो न्यूटन में। तो डिवाइड बाय 1000 कीजिएगा तो यहाँ पर 385.56 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर कितना आया सर 498 भी नहीं, आपके पास अप्रॉक्स सी आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है, तो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया है और आपने भी सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ पर कवर करने हैं डियर। क्लियर है, तो बेटर होगा कि कनेक्शंस के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है डियर। क्लियर है, तो मिलते हैं अब आपको नए चैप्टर्स में जहां पर हम बात करेंगे आपके टेंशन मेंबर की। टेंशन मेंबर को भी हम उसी तरह से कवर करेंगे जैसे कि हमने कनेक्शंस को कवर किया है डियर। क्लियर है।